क्लास नंदकिशोर इंटर कॉलेज के ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मैं दिवाकर बैस इंग्लिश आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पाठ्यक्रम में क्लास 10 के स्टूडेंट आप लोगों ने जो है प्रोज के चैप्टर्स किए, उसकी रीडिंग किया, उसके क्वेश्चन आंसर किए, पोएम को पढ़ा। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ कि ग्रामर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम में आपके दो पार्ट्स होते हैं पेपर के, एक होता है लिटरेचर का फॉर्म, दूसरा होता है ग्रामर का फॉर्म। तो ग्रामर को समझने से पहले आप ये जान लो कि आपके सिलेबस में होगा क्या। जैसा कि आप लोगों ने 9th में पेपर दिए होंगे, जो सिलेबस ग्रामर का था सेम सिलेबस यहाँ पे है। 8th वाले स्टूडेंट जो 9th में गए हैं उनके लिए थोड़ा नया होगा क्योंकि उन्होंने ग्रामर पढ़ा है, लेकिन इसका सिलेबस 9th में जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पे ऑर्डर वर्ड्स के जो है ऑर्डर हैं वो जम्बल्ड होंगे, इधर से उधर रखे होंगे, आपको उसको करेक्ट फॉर्म में रखना है। कैसे रखे होंगे देख लेते हैं। सपोज एक आपके सामने एक लाइन है, उसमें लिखा हुआ है गोइंग इज टेम्पल, गोइंग इज टेम्पल, राम टू, फुल स्टॉप। अब आपको ये जब ये सामने से होगा तो ये कोई सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, द वर्ड आर अरेंज्ड इन कंप्लीट ऑर्डर, या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं तो वो सेंटेंस होते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखा गया है तो करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो इसका एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट आपका राम है, आप लिखोगे राम। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज है, आप रखोगे इज। फिर मेन वर्ब रखोगे गोइंग, फिर आप रखोगे टू, फिर रखेंगे टेम्पल। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कई सेंटेंस आपके सामने को होते हैं जो इधर उधर रखे होते हैं, आपको करेक्ट फॉर्म में रखना है। इस तरह के सेंटेंस आपके रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स में आप पढ़ेंगे। तो उसमें आप जानेंगे कि ऑर्डर में सब्जेक्ट क्या है, क्वालिफायर क्या है, डिटरमाइनर क्या है, ये चीजें आपको समझाई जाएंगी। दूसरा टॉपिक आपका होगा चेंज ऑफ द सेंटेंस। चेंज ऑफ द सेंटेंस आपको चेंज ऑफ सेंटेंस क्या है। चेंज ऑफ सेंटेंस मींस सेंटेंस जो होते हैं आपके 5 तरह के होते हैं, उस पांचों तरह में एक सेंटेंस को दूसरे फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव में चेंज कर दिया है, अफर्मेटिव है इसको इंट्रोगेटिव चेंज कर दिया, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। इस तरह सपोज आपके सामने सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय। ये आपके सामने सेंटेंस इस तरह दे दिया। अब बोलेगा कि आप ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसको आप नेगेटिव चेंज करके दिखाओ। तो आपको क्या करना होगा, आप इसको दो तरह से सेंटेंस बना सकते हो। एक लिख दो राम इज नॉट अ गुड बॉय। आप नॉट रख दिया, ये सेंटेंस नेगेटिव बन गया। यहां सेंटेंस आपका क्या था, अफर्मेटिव था, आपने इसको चेंज कर दिया, सेंटेंस किसमें बन गया, नेगेटिव में बन गया। ठीक है। अब कह देगा इसको इंट्रोगेटिव में बना के दिखाइए, तो आप कह दोगे इज राम अ गुड बॉय। क्या राम एक अच्छा लड़का है, ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। इस तरह के आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जो नेगेटिव चेंज करना है इसको दो तरह से चेंज कर सकते थे। आपने इसको लिखा राम इज नॉट अ गुड बॉय, इसका सेंस ही चेंज हो गया था, राम अच्छा लड़का है, चेंज है राम अच्छा लड़का नहीं है। यदि आप इसका सेंस चेंज नहीं करना चाहते हो, भाव चेंज नहीं करना चाहते हो, तो दूसरी तरह से नेगेटिव बना सकते हो। वो नेगेटिव कैसे बने, जो आपको इंटर में देखने को मिलेगा इस तरह से। राम इज अ गुड बॉय, तो आप इसको सीधे चेंज कर दोगे राम इज नॉट अ बैड बॉय। राम अच्छा लड़का नहीं है। इसका मतलब क्या है, राम बुरा लड़का नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा, ये पढ़ेंगे आप चेंज ऑफ द सेंटेंस में। इसके अलावा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, वो भी चेंज ऑफ द सेंटेंस में आप पढ़ेंगे। इसके अगर टॉपिक आपका आएगा नरेशन, तो नरेशन में आप क्या स्टडी करेंगे,
देखते हैं हम नरेशन क्या स्टडी करेंगे। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करना होगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। आपने 10th वाले बच्चे 9th में पढ़ चुके होंगे। कंप्लीट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, कहाँ वर्ब में आईएनजी लगाना है, कहाँ वर्ब में यस या ईएस लगेगा। इस तरह के फॉर्म आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पढ़ेंगे। अगला चीज आएगा करेक्ट प्रीपोजिशन, तो वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करना होगा, कहाँ पे इन है, कहाँ इनटू है, कहाँ अक्रॉस है, कहाँ ओवर है, ये पूरा चीज आप पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन में। अगला होगा स्पेलिंग करेक्शन, इसके अंदर स्पेलिंग में छोटी छोटी माइन्यूट डिफरेंट होगी, आपको उसको समझना पड़ेगा। सपोज कि आपके सामने किसी ने ग्रामर की स्पेलिंग लिख दी GRAMMER, आपको बोलेगा इसको चेक करो क्या सही है क्या गलत, तो आप देखोगे कि अच्छा इसमें मिस्टेक कहाँ पे है, तो आप पढ़ोगे अच्छा GRAMMER, इस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पेलिंग को आप करेक्ट करेंगे। अगला टॉपिक होगा आपका पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन में पढ़ा जाता है कहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज होगा, कहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज होगा, कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कहाँ पे कॉमा होगा, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा होंगे, कहाँ क्वेश्चन मार्क होंगे, ये चीज आप पढ़ोगे करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन में। सपोज आपके सामने पंक्चुएशन पढ़ोगे, सपोज आपके सामने एक सेंटेंस दे दिया है इज ही going to temple, तो पंक्चुएशन क्या करती है, पंक्चुएशन में आप देखो गलती क्या है यहाँ पर। सबसे पहली गलती आप यहीं से खोजोगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, तो यहाँ होना क्या चाहिए था आई, इज ही। वर्ब यहाँ पे कैपिटल जी की कोई जरूरत ही नहीं थी, यहाँ स्मॉल जी होगा, इज ही गोइंग टू टेम्पल। अगली गलती यही है, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, बल्कि क्या होगा इंटरोगेटिव सिंबल लगेंगे। इस तरह का आप पढ़ेंगे पंक्चुएशन में। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी वर्ड सेंटेंस दिए होंगे, आपको उसको इंग्लिश कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा लेटर राइटिंग, उसके बाद एप्लीकेशन लिखना होगा, एक ऐसे आपको लिखना होगा। ऐसे लिखना आपको बताया जाएगा किस तरह ऐसे लिखना है, करंट टॉपिक्स पे कैसे लिखेंगे, ये आप ऐसे के अंदर पढ़ेंगे। अगला चीज होगा एक अनसेन पैसेज, जैसे कि आपने 9th में देखा होगा 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए कि एक पैराग्राफ होता था, उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे ना। जो बच्चे 9th में गए हैं उन्होंने भी देखा होगा कि 8th में आपके सामने एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते थे, उसके आंसर उस पैराग्राफ में छुपे होते थे। उसी तरह से यहाँ पे, लेकिन यहाँ डिफरेंट क्या होगा, जो पैराग्राफ आपके सामने आएगा वो पहली बार पैराग्राफ आपके सामने आएगा अनसेन पैसेज, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको करने पड़ेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो है ग्रामर का जो बेस होता है, जो उसके की पॉइंट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, उसको जानना पड़ेगा कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है। उसके बाद हम इस टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फंडामेंटल ग्रामर के, फंडामेंटल लैंग्वेज टॉपिक पे, कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर। व्हाट इज लेटर? तो की वर्ड्स में सबसे पहले हम चलते हैं, जो पहला की है हमारे पास ग्रामर का वो है लेटर। आपके सामने आ गया एक नया वर्ड, वो क्या वर्ड है? लेटर है। कि लेटर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे हिंदी में आपके 52 अक्षर हैं, उसी तरह इंग्लिश में कितने हैं आपके 26 लेटर होते हैं। लेटर के बिना लैंग्वेज आगे बढ़ ही नहीं सकती है। लेटर सबसे आप कह सकते हो बेस है। जैसे मकान है, उस मकान को बनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो जुड़ के एक मकान बनाते हैं। तो इसके इनिशियल पार्ट्स होता है लैंग्वेज का, क्या है? लेटर। तो लेटर इज द smallest unit of language. Letter is the smallest unit of a language. It can not be break. It can
नॉट बी ब्रेक, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने यूज किया क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले किसका यूज होता है, द। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। लेटर कैसे हैं, एग्जांपल देख लीजिए, ए बी सी डी, इस तरह से करते जाएंगे, एक्स वाई जेड। ये आपके पास टोटल कितने लेटर मिल गए, 26 लेटर आपके सामने मिल गए। तो कितने लेटर हैं, 26। आप देख सकते हो देयर आर 26 letters in English language। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा कि लेटर को क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। लेटर को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, एक होता है वोवेल और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। वोवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी आपके क्या बचे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपके वोवेल कितने हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 21 होना चाहिए, बी सी डी एच आई जे के एल एम एन एन ओ पी क्यू क्यू, ये क्यू छुटा हुआ है, क्यू। इस तरह से आपके टोटल लेटर कितने हो गए, 21। 21 आपके कॉन्सोनेंट होंगे और 5 वोवेल हो गए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। दूसरा कीवर्ड है आपका वर्ड। क्या कीवर्ड है, वर्ड। अब कोई आपसे पूछेगा वर्ड क्या है, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। ठीक है, तो जो वर्ड है वो छोटे छोटे की पॉइंट्स की जो वर्ड है लेटर उनको मिलाकर बनते हैं। तो वर्ड क्या है, लेटर का एक ग्रुप है, लेटर का अक्षरों का एक समूह है। लेकिन क्या अक्षरों का समूह किसी भी ऑर्डर में आप रख दो तो क्या वर्ड बन जाएगा, नहीं। जैसे आपके सामने हम रखें बी वाई ओ, क्या ये सब कहा जाएगा, यही तो ग्रुप ऑफ लेटर है, नहीं। ये तब तक नहीं कहा जाएगा जब इसको प्रॉपर ऑर्डर में रख न दिया जाए, बी ओ वाई। अब ये आपके सामने शब्द बनेगा। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a group of letters which makes a complete meaning, complete meaning is called a words. Group of letters which makes a complete meaning is called a word.
या आप कह सकते हो अ लेटर और a group of letters which makes a complete meaning. Okay. अब आप कहोगे मैंने कैसे कह दिया और लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एक अक्षर क्या शब्द हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं कहूंगा। वो कैसे? सपोज कि आपके सामने मैं कह रहा हूं अ बॉय, तो एक क्या यहां पे लेटर है? एक क्या यहां पर लेटर है? क्योंकि एक ही लेटर है तो यहां इसको लेटर नहीं कहोगे, बल्कि ये क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड है। क्यों वर्ड है? क्योंकि एक अर्थ दे रहा है। ए का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? पूरा अर्थ एक, इसलिए ए क्या है? वर्ड है। अब यदि मैं कहूंगा बी, तो बी क्या वर्ड है? नहीं, क्योंकि बी का कोई मतलब नहीं है। मैं कहूंगा आई, आई क्या है? लेटर है। अब मैं कैपिटल आई ऐसे यूज कर रहा हूं, ये क्या वर्ड हो सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ये वर्ड हो सकता है, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, जबकि सिंगल लेटर है लेकिन इसे अर्थ दे रहा है, तो आई क्या है? वर्ड है। इस तरह से लेटर भी वर्ड बन सकते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात करते हैं तो सपोज आपके सामने दो, एक वर्ड लेटर हुआ बी, दूसरा लेटर है ओ, तीसरा लेटर है वाई। जब इन तीनों लेटर को कंबाइन किया जाता है तो बन जाता है वर्ड बी ओ वाई, और ये अपना अर्थ दे देता है लड़का, तो ये क्या है? एक वर्ड है। उसी तरह से जो लेटर है वो आपस में मिलकर जब कोई एक अर्थ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस इसे आप कहते हो वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो है वो किसको मिला के बनते हैं? शब्द को। अक्षरों को मिला के बनने से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों को मिला के रखने पे जो मीनिंगफुल अर्थ निकलता है वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो कहोगे आप अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, word or group of words that makes a meaning. A word or group of words that makes a meaning is called a sentence. उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। शब्द या शब्दों का समूह जो एक मीनिंग देता है, एक अर्थ निकलता है, उसे क्या कहेंगे? इट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। आप कह दीजिए विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। इट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसे सेंटेंस कहेंगे। आप देखिए कैसे, अब मैंने कहा कि अ वर्ड, कि एक शब्द भी वाक्य हो सकता है। कैसे? सपोज आप क्लास में बैठे हैं, एक टीचर आया, उन्होंने कहा स्टैंड अप। यहां दो वर्ड हो गए। सपोज कोई टीचर आपने कहा गो, किसी ने आपसे कहा गो, तो आप उसका मतलब समझ गए ना कि गो मतलब मुझसे जाने के लिए कहा जा रहा है। पूरा आइडिया कन्वे कर दे रहे हैं, एक वर्ड से पूरी बात कह दी जा रही है, तो गो क्या है? सेंटेंस है। उसी तरह से यदि आपसे किसी ने कहा सूट, तो क्या है? ये सेंटेंस है, क्योंकि पूरा भाव दे रहा है, पूरा अर्थ दे रहा है। इस तरह से कभी कभी एक वर्ड्स भी एक सेंटेंस का काम कर सकते हैं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो ये हम कहेंगे वर्ड इज वर्शिप।
इज वर्शिप। तो देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एक वर्ड क्या है, ग्रुप है, एक वर्ड है इज, और एक अगला वर्ड है वर्शिप। तो तीन अलग अलग वर्ड हैं और तीनों मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं कि कर्म ही पूजा है। तो वर्क इज वर्शिप ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। इस तरह से जब कई वर्ड्स आपस में मिलके एक सही अर्थ देते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, वो कहलाते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस आप जब हमने पढ़ा तो ये भी जान लेते हैं सेंटेंस के काइंड्स कितने हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस। पहला आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। इसे कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके अंदर दो भाग होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक। इसको अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव, एंड द नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा हो जाएगा काइंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपके सामने आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव समझ रहे हो, जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक, जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, या डोंट ओपन द डोर। ये भी दो तरह से बन जाएंगे, अफर्मेटिव इंपरेटिव एंड नेगेटिव इंपरेटिव। ठीक है, अगला पॉइंट आपका होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है इच्छा सूचक। काश में चिड़िया होता, काश में आईएएस अधिकारी होता, है ना। तो ये होते हैं आपके, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। इस तरह से जो इच्छा सूचक होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी होता है जहां एक्सक्लेम कर देते हैं विदाउट प्री प्लान, हमारे दिमाग से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स निकल जाते हैं। सपोज किसी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम किसी ने कहा ब्रेवो, यू हैव डन वेल। तो ब्रेवो का मतलब नहीं है, या फिर कोई कह रहा है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा कोई अर्थ नहीं हुआ, ये आपके ओवर एक्साइटमेंट को दिखा रहा है। तो ऐसे जो एक्सक्लेम वर्ड होते हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, उसे कहते हैं फ्रेज। क्या है, फ्रेज। तो अगला वर्ड था आपका फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पार्ट ऑफ rather than the whole of a sentence। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, बड़े सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फ्रेज होते हैं। इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड कैन एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया, जो एक सिंपल आइडिया बताते हैं बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आउट द डोर, ये एक आइडिया तो दे रहा है, इनकम्प्लीट आइडिया नहीं दे रहा है, तो क्या है, फ्रेज है। यदि कहेंगे इन द मिडल, बीच में, तो क्या बीच में कुछ आइडिया तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहे हैं, तो यह क्या है, फ्रेज होते हैं। जनरली बड़े सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, जैसे देयर इज अ काउ आउट द डोर, आउट ऑफ द डोर। ठीक है, तो ये चीज हमने छोड़ दिया, सिर्फ इतना ले लिए हैं हम। तो ये क्या है, ये आपका फ्रेज है। इन द मिडल ऑफ द ग्रासलैंड देयर इज अ बिग ट्री। ग्रासलैंड के बीच में एक बड़ा पेड़ है, और ये पूरा सेंटेंस बना, लेकिन सिर्फ एक आपको इतनी लाइनें दे दी जा रही हैं, इन द मिडल। तो इन द मिडल क्या है आपका, एक
फ्रेज है। जनरली जो फ्रेज होते हैं वो एक प्रीपोजिशन और एक नाउन को मिलाकर बनते हैं। आज क्लास में इतना ही, अगले जो कीवर्ड्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।